प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में आज जिस बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे वह एक बड़े ही महत्व का बिंदु है। वैधानिक या कानूनी ढांचे की जब हम बात करते हैं तो उसमें कंपटीशन को कैसे कोई सरकार रेस्ट्रिक्ट करती है और उसको कैसे रेगुलेट करती है, उन विषयों की समझ भी व्यवसाय प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक है। उसी के तहत अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से कंपटीशन लॉ के बारे में होगी। और कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विषय में बात कर चुके हैं कि नित नूतन जो नए नए व्यवसाय बाजार में आ रहे हैं वे कहीं ना कहीं कंपटीशन को या प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है व्यवसायों के बीच में तो इसके लाभार्थी बहुधा उपभोक्ता ही होते हैं, किंतु कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जो उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट को या बाजार के इंटरेस्ट को या देश के इंटरेस्ट को हानि पहुंचाने वाली हो सकती है। तो इसलिए एक वैधानिक नियमावली का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। और इसी के चलते सरकारों ने समय समय पर लेजिस्लेचर्स ने समय समय पर अलग अलग कानूनों को लाया और जो कंपटीशन के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं उनको किस प्रकार कम किया जा सकता है और उपभोक्ताओं का संरक्षण और अन्य बातों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उस पर प्रकाश डाला गया। तो इसमें हम आज बात करेंगे कंपटीशन लॉ पर। तो कंपटीशन लॉ जैसा कि हम सभी जानते हैं एक एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि सीसीआई कहलाती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई इसको एनफोर्स करने का कार्य करती है और वह एक वॉचडॉग का कार्य करती है कि जो कार्य हो रहे हैं वे कंपटीशन की दृष्टि से कैसे है और उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो इसमें जो मुख्य बिंदुओं की बात हम करेंगे, पहले एमआरटीपी एक्ट को समझेंगे जिसको रिप्लेस करके कंपटीशन लॉ लाया गया। ठीक इसी तरह से कंपटीशन एक्ट में प्रवेश करेंगे और समापन करेंगे केस स्टडी के माध्यम से। तो इन तीन मुख्य बिंदुओं के साथ हम इस व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एमआरटीपी एक्ट, जिसका फुल फॉर्म हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि वर्ष 1969 में इसको लाया गया। और इसके पीछे की पृष्ठभूमि यदि हम समझना चाहे तो किसी भी व्यवसाय को जैसा कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, एकाधिकारी बनने का अधिकार नहीं सरकार दे सकती थी, क्योंकि कई व्यवसाय होते हैं जो चलते चलते इतने बड़े हो जाते हैं कि बाजार में वे एकाधिकारी वाली स्थिति में हो जाते हैं। और एकाधिकारी होने के कई कारण भी हो सकते हैं, उन कारणों में नहीं जाएंगे, लेकिन जब एकाधिकार होता है तो इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन होने की संभावना होती है और हो सकता है कि कोई कॉरपोरेशन इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो किसी देश या उसकी अथॉरिटी को ही अपने आधिपत्य में लेने की स्थिति में आ जाए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को लाया गया। और ये देखा गया कि किसी भी सुनिश्चित करने के लिए कि जो कंपनीज के ऑपरेशन है, इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी जो संस्था है उसके पास आर्थिक शक्ति इतनी न बढ़ जाए कि वो अनावश्यक रूप से सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने लगे। तो इन आर्थिक शक्तियों का कुछ हाथों में सीमित हो जाना किसी भी बाजार के लिए एक चुनौती बन जाता है, एक समस्या बन सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि लाया गया। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य थे मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 के, उसमें सबसे पहला था प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, कि कुछ हाथों में ही आर्थिक शक्ति इकट्ठी न हो जाए। दूसरा, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली कहते हैं एकाधिकारी को, जहां पर कि किसी बाजार में कोई एकमात्र व्यक्ति है जो एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो ऐसे स्थिति को हम एकाधिकारी बाजार कहते हैं।
एकाधिकारी बाजार में समस्या ये होती है कि सारे ग्राहक उस एक विक्रेता पर निर्भर होते हैं, और जब उस एक विक्रेता पर सबकी निर्भरता होती है तो वह मनमाना व्यवहार कर सकता है। तो ऐसी स्थिति बनने ही न देना इस एक्ट की दूसरी बड़ी प्राथमिकता थी, कि इस तरह से नियंत्रण में रखना। ठीक इसी तरह से किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस न हो जो उपभोक्ताओं का या समाज की स्थिति का लाभ उठाते हो। तो किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को न होने देना भी एक उद्देश्य था इस एक्ट को लाने के पीछे। साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिन ट्रेड प्रैक्टिसेस पे प्रतिबंध लगाया गया है वे ठीक प्रकार से प्रतिबंधित रहे और उसका प्रिवेंशन हो। इन 4 उद्देश्यों के साथ एमआरटीपी एक्ट को लाया गया। अब प्रश्न उठता है कि ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, तो समझते हैं। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस रिफर्स टू वेरियस बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एग्रीमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट और हिंडर कंपटीशन विद इन अ मार्केट प्लेस। किसी भी बाजार में कंपटीशन को जो रोकने का प्रयास करती हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जो रोकने का प्रयास करती हो, ऐसी गतिविधियों को, ऐसी प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की श्रेणी में रखा जाता है। और इनका जो प्रभाव होता है उपभोक्ताओं पर वह नकारात्मक होता है, कंपटीशन पर भी, कॉम्पिटिटर पर भी नकारात्मक होता है, और जो समूचा बाजार है उनकी स्थिति को ये खराब करने का कार्य करती है। ऐसी प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, तो इसके बारे में कहा जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिफर टू डिसेप्टिव, फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट हार्म कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर एंड अदर बिजनेस इन द मार्केट प्लेस। तो धोखाधड़ी वाली जो प्रैक्टिसेस होती है, जो कंपनीज करती है जिससे कि वे अनुचित लाभ ले सके, ठीक इसी तरह से अनैतिक जो उनके व्यवहार होते हैं, व्यवसाय में कुछ अनैतिक व्यवहार होते हैं जिसमें कि गलत विज्ञापन करके अधिक बिक्री करना, या फिर गलत प्रॉमिस करके उपभोक्ताओं को लुभाना और अपने उत्पादों को बेचना, आदि इत्यादि अनेक तरह की प्रैक्टिसेस है जो व्यवसायों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। तो उन सब को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन की अगर सामान्य रूप से देखें तो ये नितांत आवश्यक है बाजार के लिए। किसी भी बाजार में जितनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। तो यदि हम देखें तो ये एक डायनामिक राइवलरी को प्रमोट करता है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा सूचक माना जाता है। तो जब हम उदाहरण के लिए देखें, बाजार में आप जाते हैं तो यदि आप बटर खरीदना चाहे, और इमेजिन करिए कि कोई एक ही कंपनी है जो बटर बना रही है, तो ये हो सकता है कि वो बटर का मनमानी कीमत चार्ज करे, या हो सकता है कि वो कभी बटर के स्टॉक को अपने पास रोक कर रख ले जिससे कि शॉर्टेज हो जाए, और शॉर्टेज होने के बाद जब उसकी अत्यधिक मांग होने लगे तब अधिक कीमतों पर उसे बेचे। इस तरह की कई अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस उसके माध्यम से देखने को मिल सकती है। वही यदि बटर के लगभग 20 से 25 ब्रांड या कंपनीज अवेलेबल है, तो यदि कोई एक उसकी सप्लाई को रोकता है या कुछ गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है, तो हमारे पास दूसरे सब्स्टिट्यूट्स उपलब्ध हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ये ग्राहकों को एम्पावर करता है। तो इसीलिए इसका पहला बेनिफिट है कि हम कहते हैं कंज्यूमर बेनिफिट के तौर पे सामने आता है। ठीक इसी तरह से इनोवेशन की, नवाचार की संभावनाएं बढ़ती है। साथ ही साथ मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ती है, और जो फर्म्स आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रही है उनकी भी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जो कीमतें होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। जब सब में कंपटीशन होता है तो आवश्यकता से अधिक मार्जिन कोई भी चार्ज नहीं करता। ठीक इसी तरह से जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वह बेहतर होती है, और जो उपभोक्ताओं के पास ऑप्शंस है, चॉइसेस है, जो विकल्प है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो एमआरटीपी एक्ट क्यों और कब लाया गया? तो इसको सन 1969 में लाया गया एमआरटीपी एक्ट को, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट।
इसने जो कंपटीशन लॉ के जो कमी थी वो उस समय की, उसको पूरा किया। यद्यपि इसको बाद में समय की आवश्यकता को देखते हुए कंपटीशन एक्ट 2002 से इसको रिप्लेस किया गया। और कई कारण थे इसके पीछे कि सरकार उसको जुडिशरी मोनोपोलीज को कंट्रोल करना चाहती थी, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना चाहती थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सरकार का उद्देश्य था। ठीक इसी तरह से जो फेयर ट्रेड है, एक मुक्त व्यापार है, वैसी स्थिति को निर्मित करना था। ठीक इसी तरह से प्रिवेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर और मर्जर्स और एक्विजिशन को रेगुलेट करना। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिन कारणों से एमआरटीपी एक्ट लाया गया। और अब जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इस एमआरटीपी एक्ट को कंपटीशन एक्ट 2002 से रिप्लेस किया गया। तो इसको अगर हम देखें तो 2002 में कंपटीशन एक्ट से इसको स्थानापन्न किया गया, रिप्लेस किया गया। सबसे पहले हमने देखा कि वर्ष 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद नई कंपनीज बाजार में आई, विदेशी कंपनीज आई, प्राइवेट कंपनीज आई। तो एक प्रतिस्पर्धा तो मार्केट में आई ही। अब वहां पर एकाधिकारी होने का प्रश्न कम था, बल्कि जो प्रतिस्पर्धा थी उसको कैसे बेहतर रूप से रेगुलेट किया जाए, वह एक आवश्यकता बन पड़ी थी। तो इसके चलते इसको लाया गया। ठीक इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी हमें अलाइन करना था, इसलिए भी कंपटीशन एक्ट को लाना आवश्यकता थी। ठीक इसी तरह से ग्राहकों का हित और जो बाजार में दक्षता का विकास, ये भी इसके पीछे एक मुख्य मुद्दा था। साथ ही जब हम कंज्यूमर वेलफेयर की बात करते हैं तो कंपटीशन के बढ़ने से हमने कहा कि कंज्यूमर को अधिक चॉइसेस मिलती है, और चॉइसेस मिलने के साथ साथ कई बार उसमें भी अनोमलीज देखने को मिलती है। तो उन अनोमलीज को कैसे दूर किया जाए, वो कंपटीशन एक्ट कार्य करता है। ठीक इसी तरह से जो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, उसमें उसकी कुछ सीमाएं थी, और वे सीमाएं बदलते परिवेश के साथ कहीं ना कहीं जो वैधानिक तंत्र है उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन का कार्य कर रही थी। साथ ही साथ हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम प्रवेश कर रहे थे और हमारे अपने कुछ ट्रेड कमिटमेंट्स थे, तो उनको मीट करने के लिए एक ऐसे एक्ट की आवश्यकता थी जो कि सारी बातों को समझते हुए उसमें इनकॉर्पोरेट करे। तो इस तरह से कंपटीशन एक्ट प्रभाव में आया वर्ष 2002 में, और इसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई, जो कि इसके वॉचडॉग का कार्य करता है। तो इसमें जो इसके मेन फीचर की अगर बात करें तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की बात इसके सेक्शन 3 में हम देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, यदि कोई भी कंपनी अपने बड़े होने का दुरुपयोग करती हुई पाई जाती है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, वो सेक्शन 4 में देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं, विशेष रूप से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ष 1991 में जो आई, उसके बाद से जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन का दौर है वो बड़ी तेजी से बढ़ा। तो उनका रेगुलेशन किस तरह से हो, वो इसमें सेक्शन 5 और 6 में डिटेल में बताया गया है। ठीक इसी तरह से जो प्रतिस्पर्धा है उसकी जो एडवोकेसी है, उसके संदर्भ में भी सेक्शन 49 डिटेल में प्रकाश डालता है। तो इस तरह से अब हम प्रवेश करते हैं केस स्टडी में, और इस केस स्टडी के माध्यम से हम समापन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भारत ने एमआरटीपी एक्ट से कंपटीशन एक्ट के ट्रांजिशन को हैंडल किया। और ये जो केस स्टडी है ये सीमेंट कार्टेल का इन्वेस्टिगेशन है। देश में सीमेंट उत्पादन की जो स्थिति थी उस समय क्या थी, और किस प्रकार कंपटीशन रिजीम ने इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो केस की डिटेल की अगर हम बात करें तो ये जो केस है ये कई वर्षों तक चलता रहा, जिसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग कंपटीशन एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद आई। और इसमें जो पार्टीज थी, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व थी, वे सारे सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनीज थी भारत की। और इनके ऊपर जो एलिगेशंस थे वो थे कि सीमेंट कार्टेल इन्होंने बनाया है, कि इन्होंने एक कार्टेल बनाया है। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु था, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वर अक्यूज्ड ऑफ एंगेजिंग इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग प्राइस फिक्सिंग,
मार्केट अलोकेशन एंड बिड रिगिंग। तो यहाँ पर कार्टेल के कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब ओलिगोपोली मार्केट होता है, अल्पाधिकारी बाजार होता है, तो उसमें कई बार ऐसी स्थिति बनती है। अल्पाधिकारी बाजार हम उसको कहते हैं जहाँ पर जो मार्केट के प्रतिस्पर्धी है, प्लेयर्स है, उनकी संख्या हो सकता है कि 2 से 20 के बीच में हो। तो ऐसे बाजार को हम ओलिगोपोली या अल्पाधिकारी बाजार कहते हैं। तो उसमें चूंकि संख्या सीमित होती है, जो कंपनीज है उनकी संख्या सीमित है, तो वे आपस में एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाकर वे अपने बाजारों को बांट लेते हैं कि आप मेरे बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे, हम आपके बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से जो कीमतें हैं वो भी प्रतिस्पर्धा पर मांग और पूर्ति के नियमों पर आधारित होने की बजाय आपस में वे निर्धारित करते हैं, जिससे कि उनका लाभ अक्षुण्ण बना रहे। तो इस तरह से कुछ गलत प्रैक्टिसेस वहां पर प्रारंभ होने लगती है। तो वही स्थिति लगभग सीमेंट कार्टेल के केस में भी देखने को मिली। अब आगे देखते हैं इस केस में क्या हुआ। इसका जो बैकग्राउंड था इस केस का, एमआरटीपी जो एरा थी 2002 से पहले की, तो इसके इनेक्टमेंट से पहले 2002 के एक्ट के आने से पहले इंडिया जो है एमआरटीपी एक्ट से गवर्न होता था। इंडिया में कंपटीशन और इस तरह की जो भी केसेस है वो एमआरटीपी से गवर्न होते थे। और इसमें कोल्यूजन और जो कार्टेल है बिहेवियर, उसको रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में लाया गया वर्ष 2002 के बाद, जो कि एमआरटीपी में बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं मिलता है। तो अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, तो with the introduction of Competition Act in 2002, the Competition Commission of India (CCI) became the primary authority responsible for addressing anti-competitive behavior, including cartelization. तो यहाँ पर मुख्य रूप से जैसे हमने बात की, सीमेंट में जो भी 5 से 7 मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके कार्टेल फॉर्म हो गए थे। उन्होंने एक कार्टेल बना लिया था और प्राइस, बिड रिगिंग और इस तरह की कई सारी गतिविधियां देखने को मिल रही थी। तो इस बर्ताव को एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर करार दिया गया कंपटीशन कमीशन के द्वारा। और किस तरह से इसको फिर आगे ले जाया गया, तो पहले हम एमआरटीपी फेज को समझे, किस तरह से इस केस का इनिशिएशन हुआ। तो केस इनिशियली केम टू द अटेंशन ऑफ एमआरटीपी कमीशन और एमआरटीपी एक्ट के तहत, और इसमें इन्वेस्टिगेशन उन्होंने प्रारंभ किया और इसमें उन्होंने प्रथम दृष्टया पाया कि ये कार्टेल बिहेवियर है। इसमें प्रोसीडिंग्स जो दी गई कि एमआरटीपीसी कमीशन कंडक्ट किया गया और इसमें सुनवाई की गई कि प्राप्त जानकारियों के अनुसार जो विटनेस है उसमें देखा गया कि सीमेंट कंपनीज हैड वायलेटेड एमआरटीपीएस प्रोविजन ऑन रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये इसकी प्रोसीडिंग्स दी गई एमआरटीपी फेज में। अब जब कंपटीशन एक्ट आया वर्ष 2002 में, तो उस समय जो इसके इनेक्टमेंट है, तो वहां पर ये बात आई कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीमेंट कार्टेल इन्वेस्टिगेशन, कंपटीशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2002 रिप्लेसिंग एमआरटीपी। और ये जो ट्रांजिशन है, इसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक शिफ्ट लाया, और इस शिफ्ट का परिणाम ये हुआ कंपटीशन एक्ट फेज में कि ये जो केसेस थे वो एमआरटीपी से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आए, और इसमें जो प्रोसीडिंग हुई वो समझने वाली है और बड़ी रुचिकर है। CCI continued the investigation into the cement cartel allegations under the provision of Competition Act, which were more aligned with the international competition law principles। और इसकी जो फाइंडिंग है, आफ्टर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन the CCI found the cement companies guilty of cartelization, which is prohibited under the Competition Act। तो उनको इसमें दोषी पाया गया। सभी कंपनीज को उन्होंने कार्टेल बनाकर गलत प्रैक्टिसेस को जन्म दिया और उसका लाभ उसकी हानि ग्राहकों को हुई, मार्केट को हुई। तो इसमें जो आउटकम आया कि उनके ऊपर कुछ पेनल्टीज और कुछ प्रेसिडेंट सेट किए गए। तो इसमें जो पेनल्टीज लगाई गई, सीसीआई ने सब्सटेंशियल फाइन लगाया उन सभी कार्टेल कंपनीज पे, क्योंकि उन्होंने एक एंटी कॉम्पिटिटिव, गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार वहां पर रखा। ठीक इसी तरह से इसमें एक प्रेसिडेंट सेट हुआ कि यह दिस केस मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंस फॉर द कॉम्पिटिशन लॉ एनफोर्समेंट इन इंडिया अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट। अपने तरह का एक पहला केस था। ठीक इसी तरह से सीसीआई का रोल क्या होगा कार्टेल बिहेवियर को लेकर के,
और फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए वो यहाँ पर सबके सामने आ सका। तो सार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रांजिशन हुआ एमआरटीपीए से कंपटीशन में, एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला, जहां पर कुछ बातों को लेकर एमआरटीपी बहुत कंक्लूसिव नहीं था, वो कंपटीशन एक्ट में उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ठीक इसी तरह से इस शिफ्ट को ये जो केस है वो एग्जेम्पलीफाई करता है और कंपटीशन लॉ के रोल को यहाँ पर हाईलाइट करता है। साथ ही साथ जो सीसीआई था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक प्रभावी रेगुलेटर के रूप में सबके समक्ष आया। साथ ही साथ इसने कंज्यूमर वेलफेयर और जो बदलते परिवेश में आधुनिकता है उसको स्वीकार करते हुए सीसीआई के रोल को एस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ किस तरह से इंडिया ने एक देश के रूप में, भारत ने एक देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो कानून थे प्रतिस्पर्धा से संबंधित, उनके साथ अपना एक तालमेल बिठाया, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स थे, जो वैश्विक मानक थे, उन पर खरा उतरा है इसके माध्यम से। तो इस तरह से हमने कंपटीशन लॉ भारत में किस तरह से ट्रांजिशन हुआ, एमआरटीपी से कंपटीशन लॉ 2002 तक हम किस प्रकार से आए, तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमने उसको समझने का प्रयास किया। और इसी के साथ व्यवसायिक पर्यावरण का, व्यवसाय डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क के इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।